Hi students, welcome again. This is the second video of the chapter name is physical world. पहले वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि हम फिज़िक्स को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, कौन सी दो मेन क्वेस्ट हैं फिज़िक्स के अंदर, राइट। यूनिफिकेशन, रिडक्शनिज्म, क्लासिकल फिज़िक्स, क्वांटम फिज़िक्स में क्या फ़र्क होता है, और कुछ साइंटिस्ट के नाम भी हमने डिस्कस किए थे। तो सेकंड चैप्टर के अंदर जो कि उसी सेकंड लेक्चर के अंदर जो कि फ़िज़िकल वर्ल्ड का ही है, इसमें मैंने वो चीज़ें डिस्कस की हैं जो कि आपको स्कूल एग्जामिनेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ है व्हाट आर दी मेन 4 फंडामेंटल फोर्सेज इन द नेचर, मतलब ऐसी 4 फोर्सेस जिनका हमारा कोई लिंक नहीं है, हमने उनमें कुछ नहीं किया, नेचर की तरफ से एग्जिस्ट करती हैं और बड़े सारे नेचुरल फिनोमिना के पीछे इनका हाथ है, करेक्ट। इनको हम अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, राइट। ये फंडामेंटल फोर्सेस हैं, करेक्ट। तो पहले तो आप नाम सुन लीजिए, राइट। 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और पहले आपको चीज़ एक याद होनी चाहिए ये वाली कि इनकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 मान लिया जाए, स्केल पे 1 मान लिया जाए, तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो 10⁻25 टाइम स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटेशन से। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कि इस नेचर में स्ट्रॉन्गेस्ट है वो 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपको एक रिलेटिव जो रेशो याद रखनी है स्ट्रेंथ की चारों फोर्सेस की, करेक्ट। अब कुछ फोर्सेस के बारे में आपको पता भी है, आप डिटेल में +1 +2 सिलेबस के अंदर जाके पढ़ेंगे। और कुछ जो फोर्सेस जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर, उनके बारे में आपने कोई बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस कुछ चीज़ें ही याद रखनी है क्योंकि वो एक क्वांटम फिज़िक्स का पार्ट है, राइट। अगर आप हायर लेवल पे जाके कहीं स्टडी करेंगे लेटर ऑन हायर क्लासेस में, तो वहाँ कहीं ना कहीं इनकी इंट्रोडक्शन दोबारा होएगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से शुरू करते हैं बच्चों। सारे बच्चे जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपने 9th के अंदर भी पढ़ी है कि इस यूनिवर्स के अंदर एवरी मटेरियल पार्टिकल अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विद ए फोर्स नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये उसका मेन फार्मूला है, F = G m1 m2 by r², F = G m1 m2 by r². This is the main formula. Here G is the gravitational constant, m1 m2 masses हैं और उनके बीच में डिस्टेंस है, राइट। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब ये बहुत दूर तक एक्ट करती है। जैसे हमने बोला कि अर्थ का सेंटर, करेक्ट, राइट। या हम कहते हैं कि सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अबाउट घूम रहे हैं। सारे जो सैटेलाइट्स हैं, जैसे जो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी बनाते हैं, मैन मेड सैटेलाइट्स हैं, वो अर्थ के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, करेक्ट, ठीक है। तो आप देखिए कि सन का सेंटर या किसी प्लैनेट का सेंटर कितना ज़्यादा डिस्टेंस होएगा, राइट, तब भी ये एक्ट कर रहे हैं। एक सैटेलाइट हमसे कितनी दूरी पे होएगा अर्थ पे, तब भी उन पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रही है। सो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत दूर तक लगती है। इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। आप कहेंगे सर ये तो प्लैनेट्स को घुमा रही है, वीकेस्ट कैसे हो गई है? ये रिलेटिव टर्म में बात की गई है कि अगर हम बाकी फोर्सेस के कंपैरेटिवली इसको देखें तो ये वीक है, अदरवाइज एब्सोल्यूट टर्म में ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रिलेटिव टर्म में, राइट, ये वीकेस्ट फोर्स है, चारों के मुकाबले सबसे कमज़ोर ये फोर्स है, करेक्ट। तो क्या चीज़ याद रखनी है? लॉन्ग रेंज फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर है, करेक्ट। इट ओबे इनवर्स स्केयर लॉ, कि ये जो रिलेशन है ना, इसको इनवर्स स्केयर लॉ कहते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है इस फोर्स का इफ़ेक्ट कम होता जाता है, ख़त्म नहीं होता, कम होता जाता है। लॉन्ग रेंज है लेकिन डिस्टेंस बढ़ने से इफ़ेक्ट तो नेचुरल है, थोड़ा बहुत कम होएगा ही। सो इट ओबे इनवर्स स्केयर लॉ। इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है कि इधर देखिए, जैसे मान लो मैंने ये 2 पार्टिकल्स बनाए हैं, तो ये पार्टिकल इस पार्टिकल की तरफ ऐसे अट्रैक्ट होएगा और ये ऐसे अट्रैक्ट होएगा, मतलब इट एक्ट along the line joining the center of the 2 bodies. That's why it is known as a central force, right. This force is responsible for motion of stars, right. मतलब इस यूनिवर्स के अंदर ये एक ऐसी फोर्स है जो कि हमें बहुत सारे फिनोमिनास और लॉज को एक्सप्लेन करती है। So this is responsible for motion of stars, planets, etc., right.
नेक्स्ट, दिस फोर्स इज़ ए कंजर्वेटिव फोर्स, जिसका मीनिंग आप अपनी +1 की जब सिलेबस पढ़ेंगे तो वर्क ऑफ एनर्जी करके एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से आप इसको पढ़ेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के क्या एडवांटेजेस होते हैं। अभी फ़िलहाल आप ये याद रखिए कि ये जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखिए, जैसे मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। This is the long range force. Number 2, weakest force in the nature. Number 3, responsible for motion of stars and planets. Number 4, it is a central force. Number 5, it obey inverse square law, right? Number 6, it is a conservative force, right? अच्छा जी, फिर अब आगे आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच में एग्जिस्ट करती है, जैसे दो प्रोटॉन या एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बीच में रिपल्सिव फोर्स होएगी और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होएगी। तो ये फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। इसका ये एक फॉर्मूला है, यहाँ पे Q1 Q2 चार्जेस हैं, R उनके बीच का डिस्टेंस है, राइट। तो ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम स्केल पे देखें तो 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है ये फोर्स, करेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, काफ़ी दूर तक लगती है, करेक्ट। ये जो फोर्स है ये ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, सेंट्रल फोर्स है जैसे ग्रेविटेशन में था, कंजर्वेटिव फोर्स है जैसे ग्रेविटेशन में था, करेक्ट। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। इसके अलावा ये फोर्स से हम क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि आप टेंशन एक वर्ड पढ़ेंगे कि मान लो एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी हम सीलिंग से लटका दें, उस रस्सी के साथ एक वेट बांध दें तो उस रस्सी में एक टेंशन आ जाएगी। तो वो टेंशन का कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। फ्रिक्शन आपने पढ़ा है 9th में, राइट। फ्रिक्शन सरफेस पे जो होती है उसका कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। जितनी भी कांटेक्ट के वजह से फोर्सेस आती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। इसके अलावा एक एटम का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, उनके पीछे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एक्सप्लेन कर सकती हैं उनको। तो अगर हम ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फोर्सेस में देखें तो सिमिलैरिटी क्या है, दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्स हैं, दोनों सेंट्रल फोर्स हैं, दोनों ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ कंजर्वेटिव है। डिसिमिलैरिटी क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटेशन के मुकाबले बहुत स्ट्रॉन्ग है, करेक्ट। ग्रेविटेशन मोशन ऑफ प्लैनेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फ्रिक्शन, टेंशन, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, करेक्ट है। तीसरी जो फोर्स है मैंने बोर्ड पे लिखी है, दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। थोड़ा सा आप इसको फील कीजिए, आप इमेजिन करिए एक न्यूक्लियस है, राइट। एटम है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस के बाहर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। ये एक सिंपल एटम का मॉडल है, लेटेस्ट जो हम आजकल पढ़ते हैं, करेक्ट। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं और अभी हमने पढ़ा कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को एक फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव होएगी जो, और न्यूक्लियस के अंदर डिस्टेंस भी बड़ा कम है, मतलब प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में वेरी वेरी लेस डिस्टेंस है, राइट। तो वो फोर्स उतनी ही स्ट्रॉन्ग होएगी। तो एक मिनट के लिए सोचिए कि देन हाउ डू द प्रोटॉन्स रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस डिस्पाइट सच ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो न्यूक्लियस के अंदर रहते कैसे हैं, करेक्ट। तो आंसर इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स is responsible for binding of protons and neutrons together inside the nucleus। जब न्यूक्लियस के अंदर एक नई फोर्स पिक्चर में आती है जिसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी स्ट्रॉन्ग है, राइट। मतलब अगर हम इस कंपैरिजन में जाएं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। इट इज़ 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल, 10⁻2 times strong as compared to the electrostatics, right. It is responsible for stability inside the nucleus. It exists between proton proton, proton neutron, neutron neutron। मतलब ये कोई भेदभाव नहीं करती, जैसे हम कहें कि जैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं तो इसने ये नहीं देखना कि किस पे पॉजिटिव चार्ज है, किस पे चार्ज नहीं है, ये सब के बीच में एग्जिस्ट करती है।
प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी है, और अट्रैक्टिव फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, राइट। इतना कि आपने इसके बारे में याद रखना है। और कुछ चीज़ें याद रखनी है कि ये सेंट्रल फोर्स नहीं है, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करती। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें याद रखें, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है एक ये, नंबर 2 इट इज़ द शॉर्ट रेंज फोर्स, मतलब ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर है। अगर हम न्यूक्लियस से बाहर आ जाएं तब भी ये फोर्स नहीं लगती है। तो न्यूक्लियस के अंदर डिस्टेंस कितना है, 10⁻⁻14 to -15 मीटर, सिर्फ उतने की पार्ट में ये एग्जिस्ट करती है, बाकी नहीं एग्जिस्ट करती है, राइट। ठीक है। और आप एक चीज़ याद रख सकते हैं कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, करेक्ट। शॉर्ट रेंज फोर्स है, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज़ ए शॉर्ट रेंज फोर्स, राइट। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, राइट। और सेंट्रल फोर्स नहीं है, कंजर्वेटिव नहीं है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करती है। लास्ट इज़ द वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसके बारे में बहुत कम जानकारी आपको मिलेगी +1 +2 में। आप इतना समझ लीजिए कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, राइट, रेडियो एक्टिव फिनोमिना है, उसके बारे में तो आपने पढ़ा है। उसके अंदर रिएक्शंस के बाद कुछ एलिमेंट्स निकलते हैं, उनके बीच ये फोर्स एग्जिस्ट करती है। वो एलिमेंट्स नेमली बीटा पार्टिकल्स, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो होते हैं। इनके बारे में कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज आप +2 में जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिलेगी। तो दिस फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन दी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, राइट। ठीक है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाती है। ये 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटेशन के मुकाबले, करेक्ट। तो ये चारों फोर्सेस हैं, इनके बारे में स्कूलों में पूछा जाता है, राइट। आप इनके कंपैरिजन कुछ मेन पॉइंट्स याद रखिए, बाकी नोट्स के अंदर लिखा ही हुआ है। ऐसे ही एक और वीडियो के अंदर मैंने कवर किया है कि व्हाट आर दी 4 लॉज ऑफ कंजर्वेशन इन दी फिज़िक्स, एंड थोड़ा बहुत फिज़िक्स के सिलेबस को उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।